अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हुकूमती इक़दामात से क्या कुछ बेहतर हुआ है और आने वाले वक्त में क्या कुछ मज़ीद बेहतर होने की उम्मीद है? आवाम को कब तक रिलीफ मिल सकता है और IMF से कब तक हमारा पीछा छूट जाएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में वादा करते हुए कहा है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होगा, अल्लाह करे। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुस्तक़बिल का रास्ता चुन लिया है और अब अवामी पैसे पर अय्याशी तो बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि कौम का एक एक धेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। कौम से अपने पहले खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह शाहाना अखराजात करने वाले इदारों और वजारतों का खात्मा है। शहबाज हुकूमत ने आइंदा 1.5 माह में मईशत के हवाले से अहम फैसले करने का इशारा भी दिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान माशी मुश्किलात से निकलकर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की रहनुमाई ली। वज़ीर आज़म के मुताबिक मुल्क में महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई है, जबकि उनकी हुकूमत महंगाई में मज़ीद कमी और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए कोशा भी है। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी भी सुनाई है नाज़रीन कि UAE ने $10 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई है, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए पूरा निज़ाम वज़ा कर लिया गया है। आर्मी चीफ भी चीन, सऊदी अरब और कतर गए थे। आर्मी चीफ ने दौरों में सरमायाकारों को राग़िब किया। वज़ीर आज़म ने कौम से वादा करते हुए कहा कि वो जल्द अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है उसे ख़त्म करेंगे। किताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को हज और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी पेश की है, लेकिन उससे पहले जो सारी बातें की हैं वो कितनी हकीकत पसंद है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUI की नुमाइंदगी करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ और हाफिज़ हमदुल्ला साहब और बैरिस्टर अकील साहब, आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं शाहिद साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो बातें की है वो सुनने में बड़ी भली मालूम होती हैं, लेकिन कितनी हकीकत पसंद है। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुए, वज़ीर आज़म साहब आए, खिताब किया, उन्होंने बताया कि माशी अहदाफ पर किस तरह से किस तेज़ी के साथ अमल हो रहा है, और ये भी जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका जुमला कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ। सर मुमकिनात लगते हैं आपको? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान की मईशत को और सलामती को जो संगीन तरीन ख़तरात और चैलेंजेस हैं, उसके लिए ये लाजमी है कि ये जो IMF का 24वां प्रोग्राम है ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम हो, और ये यकीनन मुमकिन है। लेकिन बदकिस्मती से जो बजट तजावीज़ सामने आई हैं और जो 3 साल के आदाफ बजट तकरीर में बताए गए हैं, ये बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत में हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा, यकीनन मुमकिन है। मैं सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा एक दो, ताकि आपको पोजीशन क्लियर हो जाए। शहबाज शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले ये कहा कि FBR की जो टैक्सों की कैपेसिटी है, जो उनको वसूल करना चाहिए है, वो 24,000 अरब रुपया है। उन्होंने वसूल किया है 9,000 अरब रुपया, यानी 15,000 अरब रुपया उन्होंने एक साल में कम वसूल किया है। लेकिन आपने जो 2025 का हदफ रखा है वो तो 12,900 का है। उसमें अफरात ज़र मिला के देखें तो वही 15,000 अरब रुपए की शॉर्टफॉल फिर है। नंबर 1। नंबर 2, जो FBR के रेवेन्यूज़ हैं उसको आप सूबों को हिस्सा देने के बाद जो रकम बचती है, सिर्फ सूद की रकम उससे 4,200 अरब रुपया ज़्यादा है। बाकी मुल्क कैसे चलेगा? लेकिन इन आदाद शुमार के बाद मैं एक ज़रूर आपको याद दिलाऊंगा कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर, जिससे मैं 100% मुत्तफिक, उसके अल्फाज, हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक नंबर 1 वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, नंबर 2 मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, और नंबर 3 काले धन को सफ़ेद होने से ना रोका जाए। कहा अब ये वफाक और सूबों ने हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया। 111(4) के तहत काले धन को सफ़ेद होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, और बजट में भी तरसीलात में इजाफा ज़्यादा है, बरामदात में कम है, और दस्तावेज बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए कि जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है 2 करोड़ में रजिस्टर हो रही है। मगर
एक सूबों ने भी कई हजार अरब रुपए कम वसूल किया है। और एक और बात, बजट में ये कहा गया कि सर मैं चाह रही हूँ इसको हम थोड़ा सा और आसान कर लें हमारे सुनने वालों के लिए। एक तरफ वजीर आजम साहब कहते हैं मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने की बात करते हैं, हमें कहते हैं कि जी मुश्किल वक्त के लिए तैयार हैं, फिर उसके बाद कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, फिर घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी हो रही है, सनतों को फी यूनिट 10 रुपए से ज़ायद रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं सस्ती बिजली से सनतों के ऊपर से 200 अरब का बोझ कम हो जाएगा। सनतों के कांधों से कम हुआ हुआ बोझ क्या फिर सर ये ट्रांसफ़र होगा आवाम के कांधों पर? जी, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि जब बजट तजावीज़ के आप एनालिसिस 3-4 और पॉइंट्स रहते हैं, इन सब सवालों का जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा इन सवालों का। लेकिन आप ये फिगर ज़रा सा सुन लें। फाजिल बजट बताया गया है कि सूबे जो है 1200 रुपये फाजिल देंगे जो NFC वार्ड मिलता है, ताकि बजट खसारा कम रहे। अब जो सिंध आपका इत्तेहादी है, जिन्होंने तमाम पोस्टें ऊपर की ले ली हैं, उन्होंने का शेयर बनता है 1200 में से 300 अरब। उन्होंने एक पैसा भी फाजिल नहीं दिया, तो 300 अरब का झटका तो ये लग गया। KP तो आपको वैसे भी नहीं देगा, उनसे झगड़ा चल रहा है, तो ये 1200 का हदफ ये बार उल्टा हो गया ना। दूसरी बात, इस वक्त हमारी मुल्की बचतें जो हैं वो 7% हैं। माजी में ये 17% थी, यानी 10,000 अरब रुपया हमारी इस साल बचतें कम होने जा रही हैं। 15,000 अरब रुपये हम टैक्सों में कम वसूल कर रहे हैं, 25,000 अरब रुपये ये अलग अलग हो गए। नंबर 1, करप्शन की उन्होंने बात की कि उस पर काबू पाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सबसे बड़ा इदारा है हमारा नैब के मुतालिक मैं पिछले 15 बरसों से कह रहा हूं कि उन्होंने तीनों हुकूमत के दौर में और फौजी हुकूमत के दौर में सारे जो दावे किए सब झूठे। और अभी जो दिसंबर 21 में उन्होंने कहा कि 790 अरब रुपया हमने वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा करा दिया। मैंने खुद रिसर्च की, अपने स्टाफ के हवाले नहीं किया, मैं रिकॉर्ड पर कहता रहा हूँ, दोबारा कहूँगा, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 100 अरब रुपये वसूल किया है 20 बरसों में। लेकिन वो 100 अरब क्या है, 70 अरब रुपया जो है वो पिली बार्गेन है कि जी मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं पैसे दे देता हूँ मगर आप मुझे जेल नहीं भेजेंगे। दूसरा वॉलंटरी है, मैं पकड़ा गया तो जी पैसा जो आप ले लें, जो है वो 70 अरब भी है तो बाकी तो 30 अरब भी है। तो लेकिन कोई सियासतदान, कोई पार्टी उसको चैलेंज नहीं करती, इसलिए कि सबके दौर में ये गलत बयानी हो रही है। दूसरी बात ये थी कि इसमें अभी डॉलराइजेशन का जब आपने कोई तैयारी नहीं की और नॉन फाइलर पर लगा दिया, तो आपने तो उनको खुला रास्ता दे दिया कि डॉलर में कन्वर्ट कराओ, पैसा बाहर भेजो और डॉलर में कर लें। उसको रेमिटेंस जब पाकिस्तान में आएगी 111(4) के तहत, या उसको लगा दें आप, उसके अंदर नया पाकिस्तान में 9% मिलेगा। देखिए, जब एमनेस्टी दी थी इमरान खान साहब की, उन्होंने ये कहा था कि कौमी दौलत जो लूट के गई है 6% यहाँ दे दें, बाहर पैसा रखें, बाहर पैसा अगेन सर ये बातें हो रही हैं अशराफिया की। जी सर, ये अशराफिया की बातें हो रही हैं, उनको कैसे रिलीफ मिल रहा है, किस तरह से उनका बोझ कहाँ से कैसे कम हो रहा है। बट अगेन सर, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जैसे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि उनके दौर में महंगाई कम हुई और मजीद कम होगी, लेकिन जब मैं फैक्ट्स देखती हूँ तो वहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, इस पर 18% टैक्स लगा दिया गया है। तो जब यहाँ पर मज़ीद रोज़मर्रा की जो अशिया है, जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जब आप उस पर महंगाई कर रहे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म कैसे कह रहे हैं कि महंगाई मज़ीद कम हो रही है? देखिए, ये संजीदा मौजू है। मैं आपको बता दूं, मई 22 में महंगाई क्या थी, आप पहले तो ये देख लीजिए। वो 13.8 से ये 38 पे गई कैसे थी, 13.8 से 38 पे गई कैसे थी। वो आपने 25 अरब डॉलर की अब इंपोर्ट्स कम कर दी हैं। ये ऐसे ही जैसे आदमी कोई फैक्ट्री बंद कर दे और क्या जी मेरा बिजली का बिल कम हो गया। 25 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम हुई हैं, जिसकी वजह से आपका गुर्बत बढ़ी है, आपकी शरह नमू है वो गिरी है। अब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इस माली साल में जब आप इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो रुपए की कदर गिरेगी। इस माली साल में आपका तिजारती खसारा बढ़ेगा, आपका जारी हिसाब का खसारा बढ़ेगा। ये अंधे को भी नजर आ रहा है। आप दुकान आपने बंद कर दी थी, 25 अरब रुपए की रेमिटेंस बंद करके गुर्बत को आपने बढ़ाया, बेरोजगारी को बढ़ाया, लार्ज स्केल ने तरक्की नहीं की, 10 करोड़ आदमी गुर्बत के लकीर से चले गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि दुकान बंद करके आप कहें कि जी बिजली का बिल कम आ गया, ऐसे होता नहीं है। मईशत एक संजीदा मौजू है। जब तक आप टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कौमी बचतें नहीं बढ़ाएंगे, जब तक मुल्की सरमायाकारी नहीं बढ़ाएंगे, आप बाहर से मांग के रीशेड्यूलिंग करा के ये कहने की बातें, ये तो सर ये शायद खिताब में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली
जब अमल उस तरह से नहीं हो रहा तो फिर ये शर्मिंदा ताबीर बातें कैसे होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। जोता साहब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। बैरिस्टर साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करती हूँ। वज़ीर आज़म साहब एक तरफ हुकूमती शाहाना खर्चे ख़त्म करने के लिए आवाम पर बोझ, इदारों और वजारतों ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बजट में जो हुकूमती अखराजात हैं उसमें इजाफा किया गया और तनकीद होने पर कमेटियां बना दी गई हैं। तो सर, ऐसी किफ़ायत शियारी कमेटी तो पहले भी बनाई गई थी, उसने सिफारिशात भी दी थी, उन सिफारिशात का क्या हुआ था जो मजीद फिर कमेटियां बना दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके नाजरीन को हज मुबारक, और ईद भी आने वाली है। ऑब्वियसली बजट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। आज जो 100 दिन हुकूमत ने पूरे किए और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जो एक फ़र्स्ट एड्रेस टू द नेशन था उसमें उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें गिनवाई जो मुस्बत एक पॉजिटिव और या पॉजिटिविटी की तरफ तमाम तर मामला जा रहा है। एक इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ रही है। आपको देखा होगा आपने कि KSE के इंडेक्स में रिकॉर्ड इजाफा आया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जितनी भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसेस मिली हैं वो भी आपने देखी, वो भी उन्होंने बात की कि जिस तरह UAE का $10 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। देखें, अगर डॉलर के साथ आप पैरिटी देते हैं रुपये की, तो आपकी करेंसी स्टेबल है। आपकी एक्सपोर्ट्स में, IT एक्सपोर्ट्स में इतना बेतहाशा इजाफा हुआ है। तो ये तमाम तर वो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि एक पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो रही है। और ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि चैलेंजेस ज़रूर हैं। जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि IMF का प्रोग्राम वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया। मैं तो आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं अवाम पर बोझ कम करने की बात कर रहे हैं, वज़ारतों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, शाहाना खर्चों के ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तो आपने मराहत में इजाफा कर दिया है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक तरफ बात आप करते हैं वज़ारतें और शाहाना खर्चे खत्म करने की, दूसरी तरफ इजाफा हो जाता है। मैं उसी सवाल पे ही आ रहा हूँ आपके। मैं थोड़ा सा लेकिन बैकग्राउंड देना ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि IMF का प्रोग्राम आपको याद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो पार्टी थी जिसने IMF को खुदाफिज कहा था। और IMF के प्रोग्राम में अभी भी हम शौक से नहीं गए। हमारी कोई चाहत नहीं थी कि IMF प्रोग्राम में जाया जाए, लेकिन जिस तरह के मुल्क के हालात, ये एक मखसूस सियासी जमात जो पिछले दौर इक़्तिदार में छोड़ के गई, तो ऑब्वियसली वी हैड नो अदर चॉइस। इन्होंने तो स्टॉलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। लेकिन अब आपका जो सवाल है उस सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि शाहाना खर्चियाँ, ऑब्वियसली वज़ीर आज़म पाकिस्तान डे 1 से कह रहे हैं कि ये शाह खर्चियाँ नहीं चल सकती, मुल्क को ऐसे नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने अभी एक मिनिस्टेरियल कमेटी जो है उस पर कायम की है, जो पिछली कमेटी है, शायद उसकी रिकमेंडेशंस से वो उन्होंने इत्तेफाक ना किया हो या इतना उस कमेटी ने काम ना किया हो। सर, जो प्रिविलेज्ड हैं उनको मजीद मराआत देकर शाहाना खर्चे कैसे कम होते हैं सर? किसकी? सॉरी, आपका मैं कमेंट नहीं समझ सका। मैं आपसे कह रही हूँ कि जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, कौमी असम्बली और सेनेट के लोग, उनको मजीद मराआत देकर कैसे शाहाना खर्चों को कम होने की बात कर रहे हैं सर? देखें जी, मैं सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो एक क्लासेस में हैं, BPS 1 to 16, उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ। इसी तरह 17 से 22 तक उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ। पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा हुआ। नहीं, ये कौमी असम्बली में नहीं, ये बजट का हिस्सा है। अगर नहीं, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। आप मेरी अगर अर्जी सुन लें तो अगर अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफा हुआ है तो मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन को देख के ही किया होगा और वज़ीर आज़म से कुछ बेहतरी समझ के किया होगा। गो कि मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली के अंदर हम तमाम तर लोग ज़्यादातर अशराफिया से हैं, एंड देयर आर नो सीक्रेट काउज व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन, कि हमें जो टैक्सेशन है वो अक्रॉस द बोर्ड अशराफिया को ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा बनस्बत गरीब। वकील साहब, इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बाकी दोनों मेहमानों का मौक़िफ़ भी ले लूँ। ठीक, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, सर ये जो 100 रोज़ा कारकर्दगी है हुकूमत की, मुतमईन है सर, मायूस कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, आप मुझसे हुकूमत के बारे में सवाल पूछ रही है। जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है। जमीयत उलमा इस्लाम को जब मौजूदा मैंडेट के नतीजे में बनाई हुई पार्लियामेंट है और उसके नतीजे में बनाई हुई हुकूमत है, उसको तस्लीम ही नहीं कर रही, तो फिर बजट की बात, फिर उसकी 100 दिन की कारकर्दगी के बारे में मैं किसी चीज़ का वजूद ही तस्लीम नहीं कर रहा।
ये हकीकी वजूद नहीं है जो पार्लियामेंट आपके सामने है। ये पार्लियामेंट फॉर्म 47 के नतीजे में वजूद में आया है। मैं तो आ रहा हूँ ना, यही मैं बात कर रहा हूँ। कारकर्दगी वजूद में आप कारकर्दगी उसके बारे में मुझसे पूछिए जो अपने सहारे पे खड़ा हो। एक आदमी अपने सहारे पे खड़ा ही नहीं है। आप मुझे कहेंगे कि क्या समझते हैं इस आदमी को अपने मंजिल तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा? भाई वो अपने सहारे पे खड़ा ही नहीं है। जब खड़ा ही नहीं है तो अपने मंजिल तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पार्लियामेंट अपने सहारे पे अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, सर सहारा मांगने आए थे आपके दर पर, अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, फिर ये मंजिल तक कैसे पहुंच क्या जवाब दिया सर मौलाना साहब? बात ये मैं अर्ज करूं, दूसरी बात ये है कि देखिए मेरी बात तो सुनिए, करण भी ज़रा मुझे बात करने दे। वो बात भी जवाब जिसको आपको जिस सवाल के जवाब में जल्दी है इंशाल्लाह वो भी जवाब दूंगा कि वो कैसे है मौलाना के पास। देखिए आप उस बजट के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं जो बजट ने PMLN ने बनाया है न पीपल्स पार्टी ने बनाई है। दोनों को पता नहीं है। उनको तो बजट बना के टेबल पर रखा गया कि ये बजट है। अब PMLN वाले अब शर्मिंदगी से वो नहीं कह सकते हैं कि हमने तो नहीं बनाया है। पीपल्स पार्टी को पता है कि PMLN नहीं बनाया है। वो एहतजाज कर रहे हैं PMLN के खिलाफ, लेकिन अंके दिखा रहा है, किसी और को इशारे कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। आज अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होते हुए, हुकूमत का पार्टनर होते हुए बजट से मुतमईन नहीं है, फिर आप मुझे बताइए फिर अपोजिशन कैसे मुतमईन रहेगी? जमीयत उलमा इस्लाम कैसे मुतमईन रहेगी? आवाम कैसे मुतमईन रहेगी? आवाम को मिला क्या है? जहाँ तक मैं शहबाज शरीफ का आना है मौलाना के पास, देखिए शहबाज शरीफ आया मौलाना के पास, मौलाना ने पहले से ऐलान किया है कि मैं सियासी जमहूरी माइंडसेट का आदमी हूँ, मैं जमहूरियत पर पार्लियामेंट पर यकीन रखता हूँ, सियासतदानों की सियासत जो जमहूरी जद्दोजहद है उस पर भी यकीन रखता हूँ। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले, ख्वाह पहले मुझे पसंद थे या नहीं पसंद थे, या आज पसंद है या नहीं है, लेकिन मेरे दरवाजे सबके लिए खुले। कोई ज़ाती जंग नहीं है, कोई जायदाद की जंग नहीं है। बात हो रही है आइन की। आज भी मौलाना साहब उसी आइन की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं। कमेटियों के ऑफर पे कहा क्या? मोहसिन नकवी साहब भी मिले, वजीर आजम साहब भी मिले, अलग अलग बातें थी, अलग अलग ऑफर थी, दोनों मनाने ही आए थे कमेटियों के हवाले से। फिर मौलाना साहब ने जवाब क्या दिया सर? मैं आपको एक बात करूँ, मोहसिन नकवी साहब आए हैं, बहुत शुक्रिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए मौलाना के पास, बहुत शुक्रिया। लेकिन आने में हम उसको वेलकम कहेंगे, बहुत बड़ी मेहरबानी। जहाँ तक हुकूमत की सपोर्ट की बात होगी, ये मेरे ख़्याल में ये ख्वाब ही रहेगा। जमीयत उलमा इस्लाम न हुकूमत का हिस्सा बनेगी, न हुकूमत को सपोर्ट करेगी। जो फैसला जमीयत उलमा इस्लाम कर चुकी है अपोजिशन में रहने की, वो पार्लियामेंट में भी अपोजिशन में रहेगी और पार्लियामेंट से बाहर। और मुतालबा ये है कि जल्द अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके सर, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, उसे दूर करने के लिए जो हुकूमत कमेटी बना रही है उसका हिस्सा भी नहीं बनेंगे। उस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला हुकूमत कर ही नहीं सकती। ये हुकूमत की बस की बात है नहीं। जिन कुव्वतों ने जो कुछ किया है करने दें तो सही। मतलब आप पहले से ही ये सोच चुके हैं कि क्योंकि कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये तयशुदा बात है, ये फैसला कर लिया आपने। ये हिस्सा न बनना में पता है कि हम हुकूमत का हिस्सा बने तो उसका रिजल्ट क्या होगा। एक चीज को, एक मैंडेट को मैं तस्लीम नहीं कर रहा था। सर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने वाली कमेटियां जो बना रही है गवर्नमेंट कमेटी बेशक बना दे, क्या आइन पर मैं क्या कंप्रोमाइज करूं? चोरी शुदा मैंडेट पर मैं क्या कंप्रोमाइज करूं? किस चीज का? उन्हीं कमेटीज की बात करेंगे सर। किस ये पहले वो कमेटी तश्कील दे, कमेटी का एजेंडा क्या होगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है। नईम साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी रही कारकर्दगी हुकूमत की? 100 दिन कैसे रहे? मुतमईन है आप इससे? देखें, जैसे अब्दुल्ला साहब ने फरमाया है ना कि बात अगर आप देखें तो उसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले तो देखना ये है कि अवाम ने इनको मैंडेट दिया है या नहीं। तो अवाम तो इनको रिजेक्ट कर चुकी है। फॉर्म 47 के मुताबिक किसी ने इनको बना दिया है और वही अगर बजट भेजेंगे, पीपल्स पार्टी के किसी, हमें तो पता नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे किसी को रिलीफ दे सकते हैं? IMF की शराइत, किसी और की शराइत, इसमें अगर आप देखें तो
100 दिन के अंदर आपने गिरफ्तारियां, छापे, किसानों के अगवा, आम लोगों के अगवा, उनके ऊपर मुकदमात, टिकटॉक बनाना, मीडिया के ऊपर पाबंदी, आप नए नए जो है वो कानून लेकर आना, हत्या के इज्जत कानून आ गया। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला जो मामला है उसके अंदर जनाब अदम एतमाद आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जा रहा है, अब उस लॉ के अंदर चेंज किया जा रहा है। अब नैब तरमीम के ऊपर जो है वो हम एंडोर्समेंट करते हैं और वो बिल्कुल जो है ठीक थी। तो इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं था। केसेस अपने खत्म करवाना और सिर्फ अपने आप को फायदा देना। दुबई लीक्स आ गई, उसके ऊपर कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। मोहसिन नकवी जो है वो पहले वजीर आला थे, उनका नाम फिर किसी ने भिजवा दिया। तो ये नाम भिजवा कर इनको जब पता ही नहीं है कि बादशाह कौन है, हुकूमत कौन चला रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं? बात ये सर कि आप हाफिज अब्दुल्ला साहब की बात को अग्री करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दिलचस्प एलिमेंट ये है कि क्या आप लोगों के मामलात फिर फाइनलाइज होने जा रहे हैं क्या, कि आप लोग एक दूसरे की बात को अग्री कर रहे हैं या आप उनकी बात को अग्री कर रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रही हूँ, मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़ा अहम खिताब किया है, उसके हवाले से प्रोग्राम में डिस्कशन चल रही है। मौजूद मेहमान साथ ही मौजूद हैं। नईम साहब, वैसे ये बताइए सर, किस सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी अभी तक के 100 दिनों में सबसे बेहतर रही है, और क्या आप कोई सर 5 अहम काम बता सकते हैं जो KP हुकूमत के जो उसने आवाम के लिए अली अमीन गंडापुर साहब के शुरू किए हो इन 100 डेज में? सर देखें, बिल्कुल बता सकता हूँ जी। KP की अगर बात की जाए तो KP ने आते ही सेहत कार्ड जो है वो बहाल किया, और उसके तहत हमने ये नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब ने जैसे अपना नाम लेता सेहत कार्ड के ऊपर, बल्कि बगैर किया पनाहगाहें हमने स्टार्ट की। उसके अलावा जो है वो आपने देखा कि गंदम जो है वो 3800 रुपए रेट लेकर ये ले ही नहीं रहे थे, और हमने 3800 के हिसाब से कहा कि आप लें, अगर आप नहीं लेना चाहते पंजाब के अंदर जो जिस सूबे से लाना चाहता है वो लेकर आए। पाकिस्तान का मसला बना तो KP फ्रंट के ऊपर आया। हमने तकरीबन कोई 8.5 लाख घरानों को जो है वो एक पैकेज दिया, जिसके तहत लोगों को पैसे फराहम किए गए। आपने देखा होगा कि रमजान के अंदर 10-10 हज़ार जो है वो 10 लाख लोगों को हमने दिए। और इसके लिए जो है इसके साथ साथ जो एजुकेशन के हवाले से है वो भी हम सारा कर रहे हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे पंजाब के अंदर या दीगर जगहों के ऊपर हो कि किसी के बेगुनाह मुकदमे बनाए जा रहे हो, लोगों को उठाया जा रहा हो, या किसी के जलसे के ऊपर पाबंदी हो, या किसी को अगवा किया जा रहा हो। वहाँ पर कानून है, कानून की बालादस्ती है, और यही सबसे बड़ा एलिमेंट है। आपके नजदीक सबसे बेहतर कारकर्दगी जो है वो KP गवर्नमेंट की रही है आपके मुताबिक? जी मैं कह रही हूँ आपके मुताबिक सबसे बेहतर कारकर्दगी अब तक के 100 दिनों में KP की गवर्नमेंट की रही है। बिल्कुल ठीक है। अकील साहब, आप बता सकते हैं सर किस सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है? और आप भी अगर इसी तरह से कोई 5 काम बता सकें, कौन से अभी इन 100 डेज के अंदर हो गए हैं, इनिशिएटिव्स हो गए? माजरत के साथ मैं भी, मेरी हंसी निकल गई, और वो उसकी वजह ये थी कि मेरे भाई नईम साहब जो हैं वो शायद बखूबी वाकिफ़ नहीं है कि जो कारकर्दगी रही है KP हुकूमत की, माजरत के साथ सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना, सिर्फ और सिर्फ हुल्लड़बाजी, नारेबाजी और मतलब एक बद तहजीबी के जो जुमरे में ज़बान इस्तेमाल करना है, कारकर्दगी से गलत साबित करें ना उनको। मैं अपनी कारकर्दगी से गलत साबित करता हूँ जी। पिंक बसेस चलाई गई वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। उसके अलावा हॉस्पिटल ऑन व्हील्स चलाए गए। पूरे जो फ्री अद्वियात का एक सिस्टम है कि आपकी दहलीज पे आपको फ्री अद्वियात मिलेंगी हेल्थ केयर सिस्टम से, वो आप देख लें। ये तो हो गए 3 काम। चौथा काम मैं आपको गिनाता हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का उन्होंने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जो तालीम के शोबे में है, तालीम के शोबे में, और आज वज़ीर आला साहिबा ने 1 अरब जो उसका जितनी भी बार काउंसिल्स हैं, पंजाब बार काउंसिल के एम्बिट के अंदर जो आती हैं, और जो जितनी बार एसोसिएशंस हैं पूरे पंजाब में, उनकी वकला के फलाह बहबूद के लिए और उनकी जो वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए उन्होंने वो मुख्तस किए। तो ये चंद काम मैंने आपको गिनाए हैं, लेकिन लिस्ट 100 डेज का आप पैकेज उठा के देख लें कि उन्होंने 100 दिन के अंदर जो उनकी कारकर्दगी रही है, मेरे ख्याल से वो लीड कर रही हैं। शी इज सेटिंग एन एग्जांपल फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस टू फॉलो, कि जितने बाकी हैं कि आप बातें मत करें, आप काम करें।
बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आप वैसे इन दोनों में इस वक्त न्यूट्रल हैं। सर मुझे इजाज़त दें ना सर, आप न्यूट्रल हैं सर, क्योंकि आपके पास नईम हैदर पंजोता साहब हैं, उनकी जमात की KPK में गवर्नमेंट है, अकील साहब हैं, उनकी जमात की मरकज़ में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है। सर आप बता सकते हैं कि इस वक्त किसकी कारकर्दगी सूबाई एतबार से बेहतर रही है? किरण, आप भी अजीब सवालात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले से उसूल बता दिया, जब एक हुकूमत और एक हुकूमत की पार्लियामेंट चारों सूबों में वो पार्लियामेंट एक ऐसी मैंडेट पर खड़ी हो जो मैंडेट हकीकी मैंडेट नहीं है, आवाम की वोट नहीं है, अब उसकी बेहतरी में मैं आपको क्या बता दूँ, क्या कहूँ? मुझे क्या पता है पंजाब ने पंजाब की बेहतरी के लिए क्या किया है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि किसान रुल रहा है। वो इस तरह रुल रहा है कि आपके पास गंदम है, आपने बाहर से 35 लाख टन गंदम लेके आया और उसमें किसान का बेड़ा तो आपने गर्क कर दिया। वो गंदम कहाँ बेच दे, किस पर बेच दे, और आप बेचते, आप उनसे लेते ही नहीं है। 300 अरब का स्कैंडल सामने आया, उस स्कैंडल का क्या हुआ? वो 300 अरब वसूल करे, फिर पंजाब कामयाब है। वफाक वो 300 अरब करप्शन वसूल कर लें। तो लिहाजा इस गंदम के स्कैंडल के अलावा तो मुझे कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, बलूचिस्तान में तो अभी तक अंडे पे गुजारा है, अभी उन्होंने बच्चा नहीं दिया है, अभी तक अंडा है। जी ठीक सर, मुझे यहाँ पे बताएं कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अचकज़ई साहब से कोई राब्ता हुआ है मौलाना साहब का? क्योंकि PTI ने मैंडेट दिया है ना उनको कि वो सियासी जमातों से बातचीत करें। मेरे ख्याल में ये मेरे इल्म में नहीं है कि मोहतरम महमूद खान साहब का राबिता हुआ है मौलाना साहब से या नहीं हुआ है। मेरे इल्म में यकीन जाने ये नहीं है कि राबिता हुआ है या नहीं हुआ है। सही, ठीक। अच्छा नईम साहब, क्या खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार कर दिया है, मैंडेट उनको दे दिया है? और ख़बर ये भी है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों का फैसला किया और महमूद खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से राब्तों का फैसला किया गया है। तो इसको भी ज़रा कन्फर्म कर दीजिएगा, दुरुस्त है या नहीं? देखिए किरण, इसके ऊपर कोई बिल्कुल खान साहब ने ऐसा नहीं कहा। पीपल्स पार्टी के हवाले से या नून लीग के हवाले से या MQM के हवाले से उन्होंने अचकज़ई साहब को बिल्कुल कहा है कि दीगर जमातों के साथ जिनके पास पावर है उनसे बात वो कर सकते हैं, और इस हद तक कि कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो। और आइन की बालादस्ती में यही आता है कि हर अदारा अपनी हदूद के अंदर है, हर अदारा जो है उसको अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें फौज हो, चाहे उसमें कोई इदारा हो, नैब हो, FI हो। तो सर मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई साहब को दे दिया है या नहीं? ना ही कोई ऐसा जो है मैंडेट दिया गया है। मौलाना साहब से भी बातें चीतें चल रही हैं, और बिल्कुल मौलाना साहब का क्योंकि जो काज है वो यही है कि रूल ऑफ लॉ है, तो उसके ऊपर जिसका ये काज है हम उसके साथ खड़े हैं। और ये जो बेनिफिशरी हैं इनके साथ कैसे हम चल सकते हैं? इसको मैं ऐसे पूछ लूं आपसे, महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं किया है खान साहब ने, कि अगर वो MQM से, अगर वो पीपल्स पार्टी से, अगर वो PMLN से बात करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर खान साहब की इजाजत नहीं है, इसके अलावा दीगर जमातों से बात कर लें, ऐसा है? बिल्कुल जी, इन तीनों के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया हुआ है। और दूसरे नंबर पर इनके पास बेचारों के पास पावर भी नहीं है। या तो पहले ये कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आए ना, तो कोई अथॉरिटी लेटर लेकर आए जिसके तहत इन्हें कोई इख्तियार हो कि आप जाकर बात कर सकते हैं। इनके पास तो ताकत ही नहीं है, इनको तो किसी ने बताया। तो जब किसी ने बनाया हुआ तो फिर उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं होता कि वो कोई आप कह रहे मुकम्मल इख्तियार नहीं दिया, मुकम्मल मैंडेट नहीं दिया। सर अकील साहब, मुलाकात हुई थी, वजीर आजम साहब की भी मुलाकात हुई थी, वजीर दाखिला की भी मुलाकात हुई थी मौलाना साहब से, क्या जवाब मिला है आपको वहां से? देखिए किरण, एक बात तो तय है कि मौलाना साहब किसी भी इंतशारी टोले का या 9 मई वालों के साथ कभी भी उनकी सफ़ों में खड़े नहीं होंगे, ये बात तो तय है। मौलाना साहब भी इस बात पे एग्री करते हैं और ऑब्वियसली वो नहीं चाहते। क्या जवाब दिया ये तो बता दें। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के अंदर जी अपना जो इनके अंदर एक खलफशार है वो बहुत ज़्यादा है। ये यकीन जाने कि ये खुद ही नहीं
चाह रहे कि मुज़ाकरात की तरफ कोई बात हो, या इनके अंदर जो पार्टी के लोग हैं वही आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब की बात देखने मैं कमेटी के ऊपर आता हूँ। कमेटी के ऊपर अभी क्योंकि एक फॉर्मेशन हो रही है ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल से भी, और ये तो बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया, मुझे सिर्फ कमेटी का जवाब दे दें। मैंने ब्रेक ले लिया। टीओआरएस अपने पहले ये ऑपोजिशन जमातें तय कर रही हैं, अगर नून से बात नहीं करनी, पीटीआई से बात नहीं करनी, एमकेएम से नहीं करनी, तो फिर करनी किससे? पीछे तो पीएमएल जेड रह जाती है या आईपीपी रह जाती है, उसके अलावा तो बात करने के लिए इनके पास कोई है नहीं। हुकूमत में तो हम बैठे हुए हैं, इनको चाहिए अगर बात करनी है तो हुकूमती जमात से ही बात करनी होगी, हुकूमती इत्तेहाद से ही बात करनी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और हाफिज हमदुल्ला साहब मेरे मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, तो ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। तो कल एक महंगे तरीन टूर्नामेंट के महंगे तरीन टीम उनका सफ़र ख़त्म हो गया है। ये क्यों कह रही हूँ मैं, ब्रेक के बाद बताती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। तनख्वाह कितनी है? लाखों में। मराद कितनी है? करोड़ों में। नखरे कैसे हैं? नई नवेली दुल्हन से भी ज़्यादा। परफॉर्मेंस कैसी? अंडा। मत पूछें, शर्मिंदा होंगे। तनख्वाहों में सैकड़ों इजाफा, टूर्नामेंट्स के भारी भरकम, डेली के अलाउंसेस, टेस्ट, वनडे और T20 के अलग अलग लाखों की मैच फ़ी, आईसीसी से पीसीबी को होने वाली आमदनी में मनचाहा इजाफा, स्पॉन्सर से लाखों के मुआहदे अलग, मकामी और इंटरनेशनल लीग से करोड़ों में होने वाली आमदनी और इश्तिहारों से होने वाली कमाई बेहिसाब है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल सिफर। ये कहानी है हमारी सुपरस्टार क्रिकेट टीम की। ज़्यादा दूर नहीं जाते, माजी करीब का ही हिसाब किताब आपके सामने रखते हैं। 1 जुलाई 2023 से अगले 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ, ये कह लीजिए जो करवाया गया, वो बड़ा हैरानकुन था। कैटेगरी ए में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 45 लाख मुकर्रर हुई। कैटेगरी बी में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 30 लाख, कैटेगरी सी में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 15 लाख और डी में शामिल खिलाड़ियों की कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 7.5 लाख हो गई। कैटेगरी ए में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी। कैटेगरी बी में शादाब खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, नसीम शाह। कैटेगरी सी में अहमद वसीम। कैटेगरी डी में इफ्तिखार अहमद, हसन अली और साइम अयूब शामिल हैं। हमारे चहीते क्रिकेटर्स की बेकमाई का सिलसिला यहीं पर रुक नहीं जाता है। हर खिलाड़ी को हर फॉर्मेट में मैच फ़ी की मद में भी अच्छी खासी रकम मिलती है। इसमें भी गुज़िश्ता साल अच्छा खासा इजाफा किया गया था। टेस्ट मैच फी 8,38,000 से बढ़ाकर तकरीबन 12.5 लाख की गई। वनडे मैच फी 25% इजाफे के बाद 6,43,000 रुपए की गई, जबकि T20 की मैच फी में 12.5% इजाफा करके उसे 18,000 रुपए कर दिया गया। ये तो वो आमदनी है और वो मराहत हैं जो पीसीबी खिलाड़ियों को गुज़िश्ता साल किए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे रहा है। फिर इसके ऊपर मैच विनिंग प्राइज़ है, मैच में मिलने वाला नकद इनाम अलग है, जबकि बोर्ड की तरफ से सीज़न में 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त से क्रिकेटर्स को होने वाली आमदनी भी मज़ा दोबाला कर देती है। ये सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे क्रिकेटर्स ने पीसीबी पर आईसीसी की सालाना आमदनी से मिलने वाले हिस्से में भी शेयर मांगा था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान भी पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान मसाइल चल रहे थे। लेकिन बिलाखिर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हथियार डालना पड़ गए। इंटरनेशनल आमदनी में से भी 3% शेयर्स खिलाड़ियों को देने पर रजामंद हो गए। वर्ल्ड कप से पहले और उसके पूरी जान लगाकर ना हमारे क्रिकेटर्स ने अपने मुआवजों में इजाफा तो करवा लिया, लेकिन जब इन मुआवजों को जस्टिफाई करने और मैदान में परफॉर्मेंस दिखाने की बारी आई तो हमारे यही मालामाल कौम के लाल खेलना भूल गए। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर फील्ड में ये क्रिकेटर्स जमकर नाकाम नजर आए। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम बाबर आजम की कप्तानी में सितंबर में एशिया कप 2023 में फेवरेट के तौर पर दाखिल हुई, लेकिन सेमीफाइनल में श्रीलंका के हाथों शिकस्त खाकर बाहर हुई। फिर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मार्का यानी आईसीसी वर्ल्ड कप का इम्तिहान दरपेश था। यहाँ तो बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी। इंडिया में खेले गए वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स ने 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीते थे और हमारे मालदार शाहीनों की उड़ान में पहले ही कोताही आ गई। इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ बमुश्किल सीरीज ड्रॉ हुई। आयरलैंड के हाथों T20 मैच में शिकस्त, फिर इंग्लैंड से T20 सीरीज में शिकस्त और फिर वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंचते ही अमेरिका जैसी नौनिहाल टीम के हाथों बेहाल हो गए। अमेरिका के हाथों शिकस्त के बाद इंडिया के खिलाफ बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर कौम की उम्मीदें थोड़ी बांधी, लेकिन फिर उन्हीं ग्रीन शर्ट्स ने जीता हुआ मैच
ऐसे हारा कि ना ही पूछें। एक के बाद एक शिकस्त की इस जारी दास्तान के बाद अब खबरें आ रही हैं कि पीसीबी ने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया है। खबरें ये भी हैं कि खराब परफॉर्मेंस वाले कौमी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली होगी और कई क्रिकेटर्स को तो शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ भी धोना पड़ सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कह चुके हैं कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। अब देख इस सर्जरी में छुरी तले आता कौन है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह निगहबान।